बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हमें खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और आज हम इस ट्रांसमिशन में सबसे पहले आपको कराएंगे सैर। आज किस मुल्क की सैर करना चाहते हैं आप, ये आपने हमें व्हाट्सएप करके बताना है। जो मुल्क हमने सिलेक्ट कर रखा है वो है जनाब, इस विजुअल में देखिए। ताकि बात हो रही है इजिप्ट की, मिस्र की, तो हमारे साथ है जी रिसर्चर खुरम इलाही। उनसे मजीद जानते हैं मिस्र के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबीन शुएब, आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो कहा जाता है, अरबी कहावत है कि इंसान वक्त से डरता है और वक्त जो है वो एहराम मिस्र से डरता है, क्योंकि ये कभी बोसीदा नहीं होते, कभी पुराने नहीं होते। साइंस किसी भी चीज़ को एक ही तरह जानने की कोशिश करती है और कायनात को जो जानने के मुतबादिल रास्ते थे वो मिस्रियों के पास मौजूद थे। वो बातिन पे अबूर रखते थे, वो गैब पर अबूर रखते थे, इसीलिए उन्होंने वो एहराम मिस्र बना लिए थे। और एहराम मिस्र के आगे साइंस शुएब बिल्कुल बेबस लगती है। हम आज तक ऐसी कोई क्रेन नहीं जानते जो एहराम मिस्र के ऊपर वाले जो आखिरी पत्थर है उसको रख सके। तो उस ज़माने में तकरीबन आज से 2300 साल पहले हम कैसे उस पत्थर को ऊपर रख सकते थे। तो उसके ऊपर अभी हम अगली 2-3 किस्तों में भी हमने सोचा कि एहराम मिस्र और इजिप्ट ज़रा बड़ा मौजू है, इसको हम 2-3 किस्तों में कवर करेंगे। ये 16 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ज़्यादा भारी होता है एक एहराम मिस्र। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जदीद टूल्स टेक्नोलॉजी से बनी। और आप सोचिए सबीन के एक उस ज़माने में वो कैसे बन गया। बुर्ज खलीफा का वज़न है 5 लाख टन। खूफू के एहराम मिस्र का वज़न है 50 लाख टन। अब आप देखिए कि साइंसदान, एक बहुत मशहूर आदमी है, मैं आज उनका नाम बार बार लेना चाहता हूँ, ग्राहम हैनकॉक। वो कहते हैं साइंस बज़िद है कि हम उसी की तरह जाने कि मिस्र कैसे बना है, एहराम मिस्र कैसे बने हैं। अगली किस्त में हम स्फिंक्स की बात करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं जानते कैसे बने हैं। एक एहराम मिस्र में 23 लाख पत्थर लग रहे हैं। सबीन आप सोचिए वो 23 लाख पत्थर एक ही तरह उस जमाने में तकरीबन 2300-2500 साल पहले कैसे कट गए एक ही तरह के। बिल्कुल। अच्छा चलें, कट गए, कोई मशीन थी उस जमाने में। तो वो कहता है, ग्राहम हैनकॉक कहता है कि कोई टेक्नोलॉजी लॉस्ट हुई है। 12,800 साल पहले बहुत जदीद तहजीब, बहुत जदीद अलूम थे जो साइंस से मुख्तलिफ थे, जो गैब के अलूम थे। और आप वो नहीं रहे। और अब वो नहीं रहे। जो बहुत बड़ा फ्लड आया था, जब आइस एजेस में थे, हर तरफ बर्फ़ थी और ऊपर से एक कोई मीटरॉइड या कोई पत्थर आके लगा, सारी आइस पिघल गई, सारी बर्फ़ पिघल गई और सैलाब आ गया। उस सैलाब के बाद बहुत बहुत बड़े शहर डूब गए और बहुत बहुत बड़े अलूम जो हैं वो छुप गए। और अब हम एक ही तरीके से सबको जानने की कोशिश करते हैं। एक पत्थर जो एहराम मिस्र में लग रहा है, खुसूसन खूफू के जो एहराम में लग रहा है, वो एक आम हाथी से ज़्यादा भारी है। अच्छा, सवाल ये है सबीन के, चलें ज़मीन पर लग गए पहली लेयर पे, दूसरी लेयर पे कैसे लगे, तीसरी पे कैसे लगे, चौथी कैसे उठाए गए। तो उसके बारे में हम बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि आज हमारे पास उनको हिलाने के लिए कोई नहीं। एक ज़माने में एहराम मिस्र एक को गिराने की कोशिश की, बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा कि अगर हम एहराम मिस्र को इस्तेमाल करें तो पूरे फ्रांस के गिर्द हम दीवार लगा सकते हैं। लेकिन वो पत्थर हिल ही नहीं रहे। फिर जो पत्थर वहाँ लगे हैं वो एहराम मिस्र के इर्द गिर्द हैं ही नहीं। वो कहाँ से आए ये किसी को मालूम नहीं है। और अंदर कितनी नई रंगें हैं। अभी 1-2 महीने पर एक नई राहदारी का इंकशाफ भी हुआ था, तो अभी तक उस पर तहकीक हो रही है। अभी तक उस पर तहकीक हो रही है और हम नहीं जानते। और कहते हैं कि अगर इस जमाने में बनाना पड़े एहराम मिस्र तो उसकी कॉस्ट आएगी $1 बिलियन। उस जमाने में इसको अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल बात है। ग्राहम हैनकॉक की एक बात है जो कि हमारे भी एक सूफी सिलसिले की किताबों में मैंने पढ़ रखा है कि एंटी ग्रेविटेशनल ताकत आ गई थी मिस्र के लोगों के पास। अच्छा। यानी कि वो कुछ पढ़ते थे। और ग्राहम हैनकॉक जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स कवर करते हैं, वो कहते हैं कि इसके अलावा ये कैसे मुमकिन है उसके उस पत्थर को ऊपर उठा दिया जाए। यानी कि आप आवाज़ की ताकत से, और आवाज़ में रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस अगर आप जानते हैं, बल्कि एक चाइना ने रेजोनेंस वाले साउंड वाले वेपन्स बना लिए, तो उससे वो उसको ऊपर उठा लेते थे, वरना उस पत्थर को ऊपर उठाना नामुमकिन बात है। ग्राहम हैनकॉक हंसते होते हैं कि ये कहते हैं कि नहीं पानी डालते थे रेत के ऊपर और नरम हो जाती थी। कहता चलो नरम कर लिए, पत्थर घसीट के 23 लाख आप ले आए, ऊपर कैसे गए? तो उनके पास एंटी ग्रेविटेशनल ताकतें मौजूद थीं। अच्छा। अभी हम कल इंशाल्लाह कवर करेंगे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं तो सब पहले हैरान वो सारे मैजिशियंस रह जाते हैं, जादूगर रह जाते हैं, जब वो अपना सा फेंकते हैं और वो अज़दा बनता है और वो उन चीज़ों को खाता है। और वो हम कल बताएंगे कि वो चीज़ें क्या थी। एग्जैक्टली, वो पूरा वाक़या हम कल देखेंगे। इजिप्ट ऐसा है सबीन कि हमें 2-3 रोज़ में कवर कर पाएंगे। एग्जैक्टली। शुएब सबीन इंतहाई पुरस्कार है। पूरी इजिप्ट पे तो बात होगी, एहराम मिस्र के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इंतहाई पुरस्कार है, इंतहाई मैजिकल है, जादुई है, दियो मलाई है।
आप जितना इसको जानने की कोशिश करते हैं उतना ये आपकी समझ से दिन की रोशनी में भी और रात की तारीकी में भी ये चमकते थे। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि वक्त डरता है एहराम मिस्र के आगे, ये चमकते थे, अब तो ये ढल गए हैं, हाँ। पुराने हो गए हैं। तो वरना इनमें अभी भी बहुत ही पुरकशिश बातें, आज भी पूरी दुनिया के लोग वहां जाते हैं ये सीखने के लिए। अच्छा, एक छोटी सी बात, मैं ज़रूर चाहता हूं कि हमारे बच्चे, सामईन, नाजरीन, नौजवान जिनको बहुत फ़ख्र है आज की तहजीब पे, हम टेक्नोलॉजी में आगे चल गए, वो सिर्फ जाके एहराम मिस्र देख लें कि माजी के लोग किस इंतहा पर मौजूद थे। एग्जैक्टली। अच्छा, आज जिस तरह हम पिरामिड्स ही कवर कर रहे हैं, कहत का और पिरामिड्स का क्या ताल्लुक? बहुत खूब। थोड़ी सी बात मैं अगली किस्तों में भी करूँगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वो ख्वाब के बारे में बताया गया कि कुछ जो ऐसी भैंसें देखी गई हैं जो बिल्कुल लाचार हैं, भूखी हैं, और कुछ हैं जो ताकतवर हैं, तो उन्होंने पेशन गोई की थी कि लग रहा है कि मिस्र में कहत आने वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एहराम मिस्र हैं ये गडाउन्स हैं, ये स्टोरेज हाउसेज हैं जहां खुराक रख ली गई थी कि जब कहत आएगा तो यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा, अब आपके जहन में साथ ही सवाल आएगा तो इसमें कैसे आई? मकबरे कैसे बन गए? देखिए, अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हम आज बनाते हैं, कोविड के डेज में कई बिल्डिंग्स बनी, फिर जब वो ख़त्म हुई वहाँ स्कूल बन गए, वहाँ अस्पताल बन गए, वहाँ टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स बन गए, कोई टेक्निकल स्किल के कॉलेजेस बन गए। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि अब जब एहराम मिस्र खाली हुए तो फिर बादशाहों ने कहा होगा भाई हमें यहाँ दफना दो, क्योंकि कोई बादशाह $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उतने साल पहले के लिए तो नहीं कर सकता शोएब, और वो अपनी रिट कैसे कायम रखता? बिल्कुल, कि लोग उसके खिलाफ वाकई बगावत कर देते कि हम भाई ये क्यों तुम बना रहे हो, तुम हमारी फलाह पर लगाओ। कोई तो बात होगी, कोई तो बात। एक चीज और भी है खुरम भाई, कहते हैं कि ये स्टार्स की तरफ पॉइंटेड हैं। ये तो बहुत ही मज़े की बात है। दुनिया में ये वाहिद पिरामिड नहीं है। ग्यूडापुडिंग, चुलुलू, मेक्सिको, सूडान, इराक, हर जगह पे मौजूद है, अमेरिका में मौजूद हैं, दुनिया की तमाम तहजीबों में पिरामिड मौजूद हैं, और ये सब के सब असल में सितारों के साथ डिज़ाइन हुए हैं। अच्छा। और ये प्योर नॉर्थ के ऊपर डिज़ाइन हुए हैं। मिस्रियों को इतना अबूर था एस्ट्रोनॉमी के ऊपर कि इस वक्त हबल टेलीस्कोप भी शायद वो मंजर देख सके जो उनको पता था। ये सारे ऊपर की तरफ क्यों देख रहे हैं मैं जल्दी से 1 मिनट में बताऊंगा, और ये बहुत हैरानकुन बात है। कदीम आदमी जिसके इर्द गिर्द जानवर थे, जिसके इर्द गिर्द शेर थे, चीते थे, ठंड थी, वो इतनी मेहनत करके ऐसी पूरी दुनिया में जो मैंने कई तहजीबों के नाम लिए ऊपर की तरफ क्यों बना रहा था? क्योंकि जब 12,800 साल पहले वो फ्लड आया और ऊपर से आके पत्थर लगा जिसने पूरी बर्फ को पिघला दिया, तो उसके बाद जो चंद लोग बचे उन्होंने कहा यार इधर जानवरों वगैरह की फिक्र मत करो, इनको हम हैंडल कर लेंगे, कुछ ऊपर से आता है। पूरी कायनात का रुख ऊपर को हो गया। दुनिया के आप जिस कोने में जाएंगे आपको एक एहराम मिलेगा जो ऊपर की तरफ निशानदेही कर रहा होगा। और कदीम ज़माने में सबसे ज़्यादा इल्म सितारों का था, और कहा जाता है ये इंसान का पुराना तीन थिएटर है। तो एहराम मिस्र प्योर नॉर्थ में, इसलिए निकोला टेस्ला के ऊपर भी हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। निकोला टेस्ला एज ए साइंसदान, एज एन इन्वेंटर हम उन्हें जानते हैं, लेकिन हम ये बताना पसंद नहीं करते। उन्होंने कई साल बताए थे एहराम मिस्र के पास, और वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एहराम मिस्र की ये नोकदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते थे। और वो समझते थे कि ज़मीन ताकत की एक जगह है और इसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, जिसके दरमियान ये बिजली पैदा कर रही है। हम बीच में तार के बगैर बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। यू ऑल कैन गूगल दैट। निकोला टेस्ला ने ये बिल्कुल इसी की तरह बात की। और आज मैंने शोएब को एक बहुत अच्छा सा तोहफा भी दिया है, मैं चाहता हूँ वो सामईन नाजरीन को दिखाएं। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ना होता तो पिरामिड्स ना होते। आप ये बताएं इनको कितनी देर लगी समझाने में कि ट्रायंगल है? अभी 5 सेकंड लगे। अभी अपने बच्चों को नहीं अच्छा शोएब, फिर दूसरा कागज भी दिखाया जिसपे हमने ड्रॉ करके दिखाया। ड्रॉ करके दिखाया। ओके, ये पिथागोरस थ्योरम जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो अभी इम्तिहान दे के फारिग हुए सबको पता है पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस एक यूनान का मैथमेटिशियन है जिसके बारे में मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा जानते थे ट्रायंगल्स के बारे में, लेकिन शोएब नहीं। पिथागोरस 22 साल मिस्र में रहे थे, और अहम बात यह है कि पिरामिड सबीन पहले मौजूद थे। अच्छा। जिनकी फंडामेंटल शेप ट्रायंगल है। और अगर आप ट्रायंगल को नहीं समझते तो ये ट्रायंगल दुनिया की सबसे स्टेबल शेप समझे जाते हैं। तो मिस्रियों ने स्क्वेरिश चीज़ें नहीं बनाई, लंबी चीज़ें नहीं बनाई, सर्कलिश चीज़ें नहीं बनाई, ट्रायंगलिश चीज़ें बनाई और उसको इस्तेमाल किया। और फिसागोरस 22 साल, फिसागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम हम कहते हैं, 22 साल वो मिस्र में रहे, फिर वो वापस आए और आकर उन्होंने आगे तबलीग व तदरीस शुरू की यूनान में। जबरदस्त जी, आपको समझ आया? और ये एक आदमी नहीं है, टेस्ला दूसरे आदमी भी हैं। जदीद दौर में निकोला टेस्ला भी हमारे पास है। और भाई नोटर डैम को बनते बनते 13वीं सदी में 200 साल लगे।
13वीं सदी काफ़ी जदीद हम कह सकते हैं। सिर्फ 20 से 22 सालों में अहराम मिस्र बन गए थे। 200 सालों में नोटर डैम बन रहा है और अहराम मिस्र जिसमें एक हाथी से बड़े बड़े पत्थर हैं जिसका वजन 50 लाख टन है, वो 20 सालों में कैसे बन गए? तारीख बिल्कुल खामोश है, साइंस बिल्कुल नहीं जानती, साइंस बेबस है। और इसको अहराम मिस्र को देखो तो हम कहते हैं मजा तो बहुत आ रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा इसका हाल शायरी वाला है। एग्जैक्टली मूवी में भी तो इस्तेमाल हुआ है। मूवी ट्रांसफॉर्मर मूवी में इतना इंटरेस्टिंग डायलॉग है। उसने जब ट्रांसफॉर्मर में, आपको पता है वो रोबोट्स जब आते हैं नीचे तो वो कहते हैं कि आप लोग क्या यहाँ करने आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं ज़मीन पर? कहते नहीं, हम पहले भी आए थे, अहराम मिस्र बना रहे हैं। मतलब कि तमाम मिथोलॉजीज में यह माना जाता है कि सिर्फ अहराम मिस्र नहीं, और भी जो इस तरह के पिरामिड्स हैं वो इंसानी अकल से नहीं बन सकते, इंसानी वो साइंसी इल्म से नहीं बन सकते। इसके लिए कोई गैब का इल्म, कोई मैजिकल बात, कोई ओकल्ट, कोई बातनी इल्म जिनको हम कहते हैं वो होगा। और अभी हम अगली किस्तों में भी बात करेंगे, और खुसूसन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ कि जब जादूगरों ने छोटे छोटे सांप रखे हुए थे तो अज़दहे ने जब उनको खाया तो जादूगर ही क्यों हैरान हुए थे। ये सबसे आम बात है। बिल्कुल ठीक है, इस तरह आइंदा वाली किस्तों में बात करेंगे खुर्रम भाई इंशाअल्लाह। अच्छा, एक छोटा सा जुमला, इजिप्ट के ही पिरामिड्स पे ज़्यादा बात क्यों होती है, सूडान में जो है उन पर बात क्यों नहीं होती? अच्छा, हमने इराक में ज़िगरेट का जिक्र किया था, ये पुरस्रार बहुत ज़्यादा है। ओके, उनके जब एक्सरेज किए तो बहुत ज़्यादा समझ आ गई है कि हल बीच में से खाली हैं, अच्छा बीच में कब्र नहीं है। इसमें जो बीच में ममीज़ का कॉन्सेप्ट है, फिर जिस तरह पत्थरों के भारी होने के जाके किसी और जगह पे हैं तो मट्टी से बन गए हैं या स्क्वेरिश बन गए हैं, फिर इतने बड़े नहीं हैं। ओके, अहराम बहुत जाइंट है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपने कहा देख के समझ नहीं आता, हमें सुन के वैसे बहुत मजा आया। कभी और तारीख इनके आगे बच्चों की तरह रोती है कि तुम क्यों पुराने नहीं होते, मैं पुरानी हो जाती हूँ। तो इनका मैजिक बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है खुर्रम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। इजिप्ट से मुतालिक आप ही तो सिर्फ पिरामिड से गुफ्तगू का आगाज हुआ है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जो ट्रांसमिशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इजिप्ट पर और बात होगी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं रमजान, और हम स्टे विद अस। वेलकम बैक जी रमज़ान, और हम खुशामदीद। हमारा पसंदीदा सेगमेंट जो इफ्तार से पहले सबका होता है, वैसे तो सारे सेगमेंट्स हमारे बहुत अच्छे, बहुत पसंदीदा है, लेकिन ये मज़ेदार सेगमेंट है क्योंकि इसका नाम ही है मज़ेदार रमज़ान। हाँ, मज़ेदार रमज़ान। समीन मुइज़ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। समीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शुएब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। समीन, आई होप कि आज जो डिश है वो ना चटपटी है, ना वो स्पाइसी है, ना वो मिर्चीली है। अच्छा, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही गैस किया है। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल एंड चीज़ी पार्सल्स। मैंने सोचा कि घर में बची हुई जितनी सब्जियां हैं ना उन सबको यूज़ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फ्रिज खोलें और जितनी बची हुई सब्जियां रखी हुई हैं उन सबको निकालें और आज ये रेसिपी आप ट्राई करें। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। मैं करने ये जा रही हूँ कि मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताती रहूँगी, पर मैं फ्लेम ऑन करके, और हमारा जो ये ऑयल है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने लिया है जो कि मैंने ऑलरेडी इस पैन में डाला हुआ है। ये हल्का सा गर्म होगा तो मैं इस पर तकरीबन डालूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून ये स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पार्ट होता है उसको मैंने इस तरह से काट के रखा हुआ है। ठीक है, हल्का सा जो ये पकेगा तो फिर हम डालेंगे गार्लिक का पेस्ट ले लें या चॉप्ड गार्लिक ले लें। वेजिटेबल्स में कम्प्लीटली अप टू यू, बट मैं कौन से वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ उसमें है मटर जो कि मैंने उबाल के मैश किया हुआ है, साथ में मैंने ली हुई है फूल गोभी, इसको भी उबाल के मैश किया हुआ है, थोड़ी सी कैप्सिकम कलर के लिए, हरा धनिया कलर के लिए, और बॉयल आलू हैं जो कि मैश्ड और बॉयल हैं। उसके बाद क्योंकि ये चीज़ी हैं तो फिर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ आएगा। पार्सल कैसे बनेंगे वो भी आपको बताऊंगी, पहले मैं अपना कुकिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, हल्के से जब से ये फ्राई होना शुरू होगा तो बस हम इसका वेट करेंगे कि थोड़ा सा ये पके, तो फिर इसमें मैं जो है ये गार्लिक पेस्ट ले लें, गार्लिक चॉप ले लें, वो हमने डाल दिया और उसके बाद इसको हमने हल्का सा सौते किया। अच्छा, ये छींटे मीठे अगर आए तो टेंशन ना लें, इट्स अ पार्ट ऑफ कुकिंग। हमें स्क्रीन से बाहर हमें लग रहा है हमारे पे छींटे आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी तो ये बिल्कुल एकदम जो है बैठ जाएंगी जो सारी ये जो छींटे हैं। अब हमने 1 बाय 1 जो है वेजिटेबल्स ऐड करनी है। बहुत आसान सा इसका जो है वो प्रोसेस है, ठीक है ना। आपने ये बना के, ये हमारे मटर आ गए चॉप्ड, ठीक है जी, मटर भी ये हमारी स्प्रिंग अनियन आ गई,
मटर चॉपर, ताकि बच्चों को इतना पता ना चले ना कि क्या कुछ डाला हुआ है। ये हमारी आ गई कैप्सिकम। ओके। अच्छा, उसके बाद जो है सॉल्ट आप डालिए हस्बे ज़रूरत। अच्छा, सॉल्ट थोड़ा सा हल्का रखिएगा, बिकॉज सोया सॉस भी डालेंगे तो सोया सॉस में भी जो है वो सॉल्ट होता है, ठीक है। और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो डाल दिया हमने सोया सॉस, और इसको अच्छे से मिक्स करते रहें ताकि ये लगे वगे नहीं। अच्छा, ये मैं इसको पका इसलिए रही हूँ कि हल्का सा जो कच्चापन होता है ना बॉईल करते वक्त वेजिटेबल्स का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। एक है हमारी कुटी हुई काली मिर्च, जो कि मेरा एक बहुत ही फेवरेट इंग्रेडिएंट है, और उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। तो ये हल्के से होंगी तो सारी वेजिटेबल्स ही, लेकिन दार सा जो है ना इसका ये बैटर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको बस मैंने हार्डली 1 to 2 मिनट कुक करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जो है वो पक्की हुई हैं। अगर आप इसका शक्ल देखें, हाँ इसकी शक्ल देखें तो बहुत खूबसूरत सी आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी। और हम बिल्कुल एंड में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, अगर पार्सले हो तो आप पार्सले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ पार्सल्स। इसको पार्सल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को शायद ये समझ में ना आए, तो पार्सल जो है बेसिकली वो स्क्वायर शेप की किसी भी चीज़ को कहते हैं, यानी कि स्क्वायर शेप का कोई भी ऐसा आइटम कि आप पार्सल करेंगी हमें ये। आज हम खुश थे। नहीं, मैं आपको बिल्कुल ये पार्सल करूंगी। ये काम जो है ना हमारे डायरेक्टर साहब बड़ा अच्छा करते हैं, तो हम उनको कहेंगे कि ये ज़रूर जो है ना आपको पार्सल करवा दें। अच्छा जी, अब पार्सल बनेंगे कैसे? ये है समोसे की पट्टियाँ, नॉर्मल पट्टियाँ। सो एक पट्टी को मैं रखूँगी सीधा ऐसे, और एक पट्टी को रखूंगी मैं इसके ऊपर, यानी कि ये प्लस साइन बन जाएगा। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये प्लस साइन बन गया। अब इस प्लस साइन के ऊपर आपने घर में ये करना है कि घर में आपने इस जो ये आपका जो बैटर तैयार हुआ है, इसको आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो रहा है। मैं भी इसको एक प्याले में निकाल लेती हूँ, ताकि ये जो गरम गरम हो रहा है थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठीक है। और फिर जो है काम हमारा हो जाएगा बहुत ही आसान। काम हमने फिर ये करना है कि हमने इस बैटर को, ये जो हमने बनाया है जो बहुत इस वक्त गरम है, आप थोड़ी देर इसको ज़रूर अपने घर में जब बनाएंगे तो ठंडा करेंगे। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, इसको मैं हल्का सा हिलाकर ठंडा करती हूँ। उसके बाद मैंने ये करना है कि मैंने तकरीबन हस्बे ज़रूरत, आपके जो पट्टियों के साइज़ भी डिफरेंट होते हैं। हर आपको पता है कि ये पट्टियाँ जो हैं, जिसको मांडा पट्टी कहा जाता है, ये आपको बहुत बेकरीज पे मिल जाती हैं, आपको डिफरेंट स्टोर्स पे मिल जाती हैं, और हर तरफ के जो है ना वो साइजेस डिफरेंट होते हैं। तो उसके हिसाब से जो है ना आपने इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग अच्छी होनी चाहिए। और देखिए, ये बच्चों को लगेगा जैसे आलू खा रहे हैं, आलू वाली फीलिंग आएगी, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसमें फूल गोभी भी है, इसमें शिमला मिर्च भी है, इसमें 10,000 वेजिटेबल्स हैं। तो बेस्ट तरीका है, जो डिश है वो सारी अम्मियों की बहुत फेवरेट है। बिल्कुल, अम्मियाँ खुश हो जाएंगी। अच्छा, अभी क्योंकि चीज़ी है तो चीज़ डालना तो बहुत ज़रूरी है, और चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आप डालें, अगर नहीं है अवेलेबल तो बिल्कुल मत डालें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ज़रा फ्लेवर अच्छा हो जाता है, बच्चों को बहुत पसंद होता है। अच्छा, अब मैंने इसको बंद कैसे करना है कि ये हमारे पास मैदा और पानी का जो बैटर हम तैयार कर लेते हैं, जिसको बचपन में लई कहते थे, मैदे की लई, उसको साइडों पर लगाएंगे, या तो ब्रश कर लीजिए, या फिर जो है आप ये करें कि उंगली से भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो अंडा होता है, अंडे को फेंट कर उससे भी बंद कर रहे होते हैं। हाँ, और कुछ लोग जो हैं वो पानी से भी बंद करते हैं, पर मुझे लगता है कि बेस्ट जो है ना वो इसी से होता है, तो इसलिए आप मैदे या फिर आटे के भी, बहुत सारे लोग जो हैं वो आटे की भी कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने पहला ये टर्न करके बंद किया, फिर आप इसको ले आए, आपने इसको बंद किया, साइड ज़रा एजेस इसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपने यहाँ से इसको बंद किया, ठीक है जी, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से इसको बंद कर दिया। जबरदस्त। अब ये फ्राई होने के लिए तैयार है पार्सल। मजे की खुशबू आ रही है, वो जो फ्राई करने की ऑयल की आवाज है वो हमारे कानों में पड़ रही है। वाकई आ रही है, वाकई आ रही है। रेडी हो गए हैं ये? हाँ जी, ये हमने ब्रेक में जो है वो फ्राई कर लिए हैं, और आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं बताना मैंने मिस किया वो ये कि जब आप ये पार्सल्स बना के अपने घर में तैयार करें तो आप इनको तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना अगर आपको कभी ऐसा हो कि कभी वक्त नहीं है, या कभी ऐसा आपकी सूरत हाल है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो ये अचानक गेस्ट आ जाए, तो ये बड़ा
अच्छा, ये आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है ना इसकी शक्ल तैयार हो चुकी है। और फिर मैं अपनी ये लाऊंगी हमारी सर्विंग प्लेट। सो 2 पार्सल्स तो मैं ऐसे ही रखूँगी और बाकी जो ये वाला पार्सल है इसको हम ज़रा काट के देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। वाह, क्या आवाज़ आई है छुरी चलने की। ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए, वाह, खूबसूरत से हमारे ये पार्सल्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया और हल्का सा इसके ऊपर हम ग्रीन कलर जो है गार्निशिंग जितनी करें, खाना पहले आंखें खाती हैं और उसके बाद आप खुद खाते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे ही जी, बिल्कुल। हमारा ये बिल्कुल जो है वो तैयार हो गया है। अब हम आते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ, जो कि आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ पीना कोलाडा विद टैंग। सो आज हम यूज़ करेंगे टैंग का पाइनएप्पल फ्लेवर, जो कि बहुत ही मज़े का है। और पीना कोलाडा इससे बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बहुत ही एक सिंपल से इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले मैं लूँगी टैंग, 2 से 2.5 चम्मच जो है वो डाला टैंग का। और इसकी जो खुशबू है वो अभी भी मेरी जो है वो मुझे बड़ी अच्छी जो है वो इस वक्त आ रही है। 2 और ये डाल दिया 2.5। टैंग के अंदर है जी विटामिन C, D एंड जिंक। सो ये ऑरेंज फ्लेवर है ना जो आप ऐड करेंगे, फ्लेवर से जो है यूज़ कीजिएगा। ये पाइनएप्पल है, पीना कोलाडा मींस पाइनएप्पल, ठीक है। पाइनएप्पल कोकोनट। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं शुगर। 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है मैंने। अच्छा, पीना कोलाडा है तो ऑब्वियसली कोकोनट जाएगा, बिल्कुल। और उसके बाद आ गई हमारी ये फ्रेश क्रीम। ओह, हैवी ड्रिंक हो गई। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके अंदर आइसक्रीम भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर कोकोनट क्रीम जो होती है वो भी यूज़ करते हैं। पर मैं आपको साइंस बताती हूँ कि इसकी साइंस क्या है। अगर आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं और कोकोनट क्रीम यूज़ करें तो मोर और लेस इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं। चले, अब मैं इसको स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ। गुड 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 गुड। And the drink is almost ready. ड्रिंक इज़ रेडी। ये हमारे आज के वेजिटेबल एंड चीज़ पार्सल्स भी रेडी हो चुके हैं और हमारी पीना कोलाडा ड्रिंक भी रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और बहुत बहुत इजी रेसिपीज आप लेकर आती हैं समीन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, आपने ट्राई करनी है आज अपने अफ्तार दस्तरखान के लिए इन दोनों डिशेस को, ड्रिंक को भी और जो चीज़ पार्सल है। और आज आपके दस्तरखान पे कोई अगर नई चीज़ है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपके इलाके की कोई ख़ास चीज़ है, कोई ख़ास रेसिपी या है, अम्मी की खास हमसे ज़रूर, हाँ अम्मी की होती है, कहते ना ये हमारे ख़ानदान की डिश है, तो वो हमसे आप ज़रूर शेयर करें। वो भी हम भेज भी सकते हैं अम्मी की रेसिपी हम बताएंगे ना कि कितनी अच्छी है। चलें एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, स्टे विद अस। रमज़ान और हम एक बार फिर खुशामदीद। और अब वो सेगमेंट जिसमें हम इस्लामी तारीख के हीरो और विलन्स की बात करते हैं, जिन किरदारों के बारे में सबसे ज़्यादा सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया उनमें एक दज्जाल, बदतरीन फितना करार दिया गया। ये किस शक्ल में होगा, ये एक फ़र्द की सूरत में होगा या कोई तहरीक होगी, किस इलाके में सामने आएगा, असर कहाँ तक होगा। तो आज की इस नशिस्त में मारूफ मजहबी स्कॉलर रजा ज़िया साहब साथ मौजूद हैं और इसी विलन से मुताल्लिक आज हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, विलन है दज्जाल, किस शक्ल में आएगा? ये बड़ा अहम सवाल है जी। और हम लोग पिछले 1-2 सेशंस में जो हम लोगों ने बात की थी मूसा अलैहिस्सलाम की, खज़र अलैहिस्सलाम की, और सूरतुल कहफ जो है जिसमें ये वाक़या भी मेंशन था, इसी सूरा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स ये चाहता है कि वो दज्जाल के फितने से बच जाए वो इस सूरा को हर जुमे को रिसाइट किया करे। एक तो ये हदीस भी आती है, दूसरा ये भी आता है कि इसकी जो पहली 10 आयात हैं और जो आखिरी 10 आयात हैं उनको याद कर लेना चाहिए ताकि वो इस फितने से अपने आप को महफूज रखे। अच्छा, अब दज्जाल का फितना जो है इसके बारे में हदीस में आता है कि वो फितना है जिसके बारे में कोई अल्लाह का ऐसा रसूल नहीं गुजरा, कोई अल्लाह का ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को इस फितने के बारे में आगाह ना किया हो। और फिर एक और हदीस में ये बात इरशाद फरमाई कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रोज़े क़यामत तक इससे बड़ा कोई फितना नहीं होगा जितना बड़ा अलमसीह दज्जाल का फितना है। अच्छा, अब ये अलमसीह दज्जाल कौन है, ये क्या है, इसके बारे में फर्द है, तहरीक है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं ना कि ये एक सिस्टम है या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हो। तो इसका आसान समरी मैं ये कहूँगा कि वैसे तो ये एक फ़र्द ही है क्योंकि उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो एक फ़र्द से रिलेटेड है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उसके आने को फैसिलिटेट करें, उसके आने के लिए तैयारी करें। और आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में बहुत सारे ऑर्डर्स बन जाते हैं, बहुत सारे तहरीकें ऐसी चलती हैं
जो कि बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो गालिब गुमान इसी बात की तरफ आता है कि लगता है कि किसी ऐसी एंटिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में दज्जाल का जो डिस्क्रिप्शन बताया है उसमें बताया कि ये एक ऐसा शख्स होगा जो कि देखने में यानी फ़िज़िक उसकी काफ़ी मस्कुलर होगी, हाइट लेकिन इतनी लंबी नहीं है, फिर जब खड़ा होगा तो यानी ज़रा चौड़ा होकर खड़ा होगा। इसकी ऐबों में ये बात है कि इसकी जो एक आंख है राइट आई से ये ब्लाइंड होगा, और जो लेफ्ट आई है जिससे वो देख सकता है उसमें भी उसको धुंधला नज़र आता होगा, यानी कि समझ लें कि उसमें भी जिस तरह एक वेबिंग टाइप की चीज़ होती है ना वो होगा। और जो राइट आई है वो एक अंगूर की मानंद होगी कि जिस तरह उभर के बाहर आई हुई है और इसे वो देख नहीं सकता। फिर इसी तरह से आता है कि ये इसके बच्चे नहीं होंगे, ये मक्का और मदीना में नहीं जा सकेगा, इसके माथे के ऊपर काफरा या काफिर जो है वो हर मोमिन शख्स जो है वो पढ़ लेगा कि ये बंदा जो है ये एतबार के काबिल नहीं है। लेकिन इसकी जो सुपर पावर्स आप कह लें या जो एबिलिटीज़ हैं उसमें कह लें कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा होगा जो कि बड़ी परेशान कौन होंगी। मिसाल के तौर पे जितने भी ज़मीन के ख़जाने हैं ये उगल के बाहर ले आएगा, अपने साथ एक रोटी का पहाड़ लेके आएगा। उस ज़माने में जब बहुत सारा कहत साली होगी, खाने पीने की अशिया आमतौर पर अवेलेबल नहीं होगी, उस जगह पर ये रोटी का पहाड़ लाएगा, लोगों को कहेगा अगर तुम मेरे पैरोकार बन जाओ, तुम मेरे फॉलोअर्स बन जाओ तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। जो लोग तो उसको फॉलो करेंगे ज़ाहिर बात है वो एक बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहे होंगे, जो उसको अपोज करने वाले होंगे उनको ये धमकियाँ वगैरह देगा। एक और हदीस में आता है कि ये अपने साथ एक आग का समंदर या आग का दरिया और एक ठंडे पानी का दरिया लेकर आएगा, लेकिन असल में जो ठंडे पानी का दरिया है वो असल में जहन्नम है, और जो आग का दरिया नज़र आ रहा है देखने में वज़ारी तौर पर वो असल में खैर आफियत की बात है। तो दज्जाल जो है ना, दज्जल का मतलब ही है कि फ्रॉड करना, किसी के साथ धोखा देना। और दज्जाल कहा उसको जाता है यानी कि दज्जला जिसको हम कहते हैं अरबी ज़ुबान में, वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक तो ये होता है कि जहाँ पे आप मिसाल के तौर पे कोई अगर जानवर है आपका, जैसे ऊँट वगैरह होते थे, अगर उसको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को कवर करने के लिए ना वो उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन कर देते थे, यानी ऊँट के ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी चादर चढ़ा दी तो देखने में तो ऊँट बड़ा आलीशान लग रहा है, लेकिन असल में जब आप उसको बेनकाब करते हैं तो पता चलता है कि तो बिल्कुल ही एक डिजीज़ एनिमल है। बिल्कुल इसी तरह से दज्जाल जो है वो एक फितना है, वो अपने आप को जाहिर करेगा कि वो कोई बहुत बड़ा मसीहा है या लेकिन वो फितना है। लेकिन वो फितना है। हाँ जी, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ कार्टून कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि उनकी भी आंख ऐसे होती है, और अगर उन कार्टून कैरेक्टर्स को कोई शेयर करे, कोई उनकी मीम्स शेयर कर रहा हो तो लोग कहते हैं आप ये शेयर ना करें चूँकि ये दज्जाल की तरह के हैं, मिनियंस की मैं बात कर रहा हूँ। सही। तो ऐसे किसी भी कार्टून कैरेक्टर को कोई अगर शेयर करता है, कोई इसके बारे में बात करता है तो उसे क्या कहा यह जाए कि दज्जाल की तरह का है तो ना करें, इसके हवाले से रहनुमाई करें। इसमें कोई माकूल बात नहीं है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि शायद ऐसा कहा जा सकता है कि हॉलीवुड या इवन जो उनके नेटफ्लिक्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं विलन्स को, वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं एंटी हीरोज़ को, और इस किस्म की शख्सियात को जो कि वेल नोन है कि ये ईवल है लेकिन उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं। सो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जब दज्जाल आएगा ज़ाहिर बात है लोग जो उसके फॉलोअर्स होंगे उनको मालूम होगा कि ये किस लेवल की कि फितना फसाद बर्पा करने लगा है, लेकिन चूंकि उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है तो लोग उसके पीछे लग जाएंगे। बल्कि आता है कि बहुत से लोग अरब ममालिक में से वो पीछे लगेंगे, इस्फहान से निकलने वाले यहूदी होंगे बहुत सारे, वो उसके पीछे लग जाएंगे पर्शियन शॉल्स लपेटे हुए। इसी तरह से ख़वातीन ख़ास तौर पर यानी इस फितने का शिकार होंगी। हत्ता कि एक हदीस में आता है कि एक शख्स जो है, एक लड़का अपने घर में अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी खाला को, अपनी पप्पो को एक पिलर से बांधने पर मजबूर हो जाएगा कि कहीं ये जाकर उसके फितने का शिकार ना हो जाए। और इसकी बुनियादी तौर पर उलमा वजह ये बयान करते हैं कि दज्जाल के बारे में नॉलेज जो है ना वो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस शो के एतबार से, जितने भी हमारे हम हीरोज़ और विलन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है विलन कौन है तो वो आपके मुंह के सामने भी खड़ा होगा ना तो आप पहचान नहीं पाओगे उसको। यानी जब तक आपको पता ही नहीं है, मिसाल के तौर पर एक बंदा देहात से आता है, उसको नहीं पता ये ट्रैफिक लाइट्स का मतलब क्या है, उसको नहीं पता कि यू टर्न का सिग्नल्स का मतलब क्या है। अब वो ट्रैफिक लाइट पे आपको कह रहा है गाड़ी निकालो, रेड लाइट है तो क्या, एक लाइट ही तो यार निकालो गाड़ी, वो समझता ही नहीं उस साइन को। बिल्कुल इसी तरह से ये जो साइंस ऑफ द एंड ऑफ टाइम्स हैं ये यानी उन निशानियों के बारे में है जो आखिरी वक्त में आएंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करके बता दिया। अब किसी बंदे को नहीं पता तो ये उसकी गलती है कि उसको नहीं मालूम। तो ख़वातीन को इस फितने में पढ़ने की एक वजह जो समझ में आती है वो ये है कि देखिए मर्द हज़रात अक्सर औक़ात जुमे की नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं या मस्जिद के साथ कोई ताल्लुक़ होता है या कोई ना कोई दर्स व तदरीस में कहीं ना कहीं चले जाते हैं। ख़वातीन अक्सर औक़ात ये होता है कि वो चूँकि अपने घरों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या बच्चों के साथ या फैमिली के साथ
या फिर उनकी एंटरटेनमेंट के जो ज़राए हैं वो भी काफ़ी मुख्तलिफ है, तो वो फिर इन चीज़ों से अक्सर महरूम रह जाती हैं। तो उनको ये ज़रूर पता होता है कि भाई हमने नमाज़ पढ़नी है, ज़िक्र अज़कार करना है, लेकिन दीन का इल्म सीखना जो है वो हर मुसलमान मर्द औरत पे क्या है, फ़र्ज़ है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ऑप्शन है, वो हर मर्द पे भी फ़र्ज़ है, औरत पे भी फ़र्ज़ है, बूढ़े बच्चे जवान ख़वातीन हम देखते भी हैं जो कि दीन के बहुत करीब भी होती हैं, दीन सीख भी रही होती है, इनफैक्ट वो दीन सिखा भी रही होती हैं। ऐसी बहुत सारी हमारे सामने भी एग्जाम्पल्स हैं। तो मर्द या औरत का इसमें वो वाला तस्करा नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली मुसलमान या इंसान के तौर पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली वो जब भी आप दीन से दूर हैं, आपको नहीं पता कि क्या उस टाइम की अलामात होंगी, तो आप अगर उनसे बेखबर हैं तो डेफिनेटली उस टाइम पर आप नहीं जज कर सकेंगे। क्या यही एक वजह है कि लोगों को पता नहीं होगा तो वो गुमराह होंगे, या इसमें दीन की जो कमज़ोरी होती है कि आप दीन से दूर हैं, आप दीन के आप उस तरह से आपके अपने दीन पर कमांड नहीं है और उसकी वजह से आप जो है गुमराह होंगे? बिल्कुल, देखिए ये दोनों चीज़ें आपस में काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपको दीन का इल्म नहीं है तो उसका मतलब है कि आप एक साइड ऑफ द पिक्चर से आप नावाकिफ़ हैं। यानी हम लोग जैसे आमतौर पे अपनी एजुकेशन में सेकुलर साइंसेस सारी पढ़ लेते हैं, लेकिन दीन के मामले में अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती जो कि टेक्निकली पता होनी चाहिए थी। इसी तरह से दीन में यानी ईमान की कमज़ोरी भी एक बहुत बड़ी वजह है उसकी, यानी आपका ईमान इतना कमज़ोर है कि आप हर जो भी चीज़ आपको सोसाइटल एतबार से अच्छी लग रही है आप उसके पीछे जा रहे हो। तो देखिए दज्जाल का फितना इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फितरे मिल के आ रहे हैं। माल का फितना भी आ रहा है, असबाब का फितना भी आ रहा है, ताकत का फितना भी आ रहा है। यानी आप देख रहे हो कि एक पावरफुल एंटिटी आ गई है, एक चीज़ आ गई है, उसको उसके पीछे लोग जो है भागना शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो इलाज है वो यही होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जब होगा तो वो इसको सफ़ा-हस्ती से मिटा देंगे और वो ख़त्म होगा इसका। बहुत शुक्रिया ज़ियाद साहब। आज हम दज्जाल से मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। ये बड़ा अहम है कि विलन्स को भी समझना, पढ़ना, जानना, क्योंकि जानेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे रमजान, और हम स्टे विद अस। वेलकम बैक जी रमज़ान, और हम एक खुशामदीद मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात हम करवाते हैं, उनसे जान सके उनका रमज़ान कैसा गुजर है। वैसे शोएब कभी कभी सिर्फ एक बहाना होता है कि रमज़ान की बात हो सके, बाकी बहुत सारी बातें पूछने का हमारा भी दिल करता है क्योंकि पब्लिक फिगर होते हैं। चल रही है, हाँ, सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। सियासत भी चल रही है। सियासत की बात करें तो माहौल तो वहाँ हमेशा ही गर्म रहता है। अब मैं ये नहीं कह सकता मईशत भी चल रही है, मईशत नहीं चल रही है, मईशत तो नहीं चल रही है, नहीं कह सकता कि मईशत चल रही है। हाँ, सियासत चल रही है बारह हर जगह पे। तो जनाब जब सियासत की बात करते हैं तो कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जिनके हवाले से हम कहते हैं कि आखिर ये क्या खाते हैं, इतना एग्रेसिव क्यों होते हैं। जब कैमरे पे आते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब मुखालिफ की बात करने होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं। जो दिल में आते हैं बस कह देते हैं, और बंदा सोचता है ये कहाँ से आता है, वो जुमला कहाँ से आता है, वो लफ्ज़ कैसे वो अदा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई रहनुमा फयाज हसन चौहान साहब के साथ मौजूद हैं आप, और ये भी पूछेंगे रमज़ान में क्या रूटीन चेंज हो गया, गुस्सा कंट्रोल हो गया? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इतना आराम से आया, वालेकुम सलाम। सुनो, आपने जो मेरा इंट्रो करवाया ना, मेरी शख्सियत उससे बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है। अच्छा, लग रही है अब वैसे। सुनो, हाँ, मुझे पिछले 15 सालों में खुसूसन जब से मैंने मीडिया में आना शुरू किया, जो बंदा भी मिलता है ना, 100% लोग हैं, 100% जो पहले 5 मिनट के अंदर मुझसे ये सवाल लाजमी कहते हैं कि यार वो कैमरे वाला टीवी का फयाज चौहान कोई और है, ये कोई ये वाकई कोई और है, ये वाकई एक दो डिफरेंट लोग हैं ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़, आई एम नॉट एग्रेसिव, मैं बड़ा हम्बल, माशाल्लाह, ईमान ताज़ा कर दिया जी आज आपने। पोलाइट और बर्दाश्त वाला आदमी, माशाल्लाह। और कैमरे के अलावा मेरी बिला से जाना कोई सियासत में क्या व्यूज़ रखता है, ओके, मजहब में क्या व्यूज़ रखता है, सेक्ट के हवाले से क्या व्यूज़ रखता है, मुझे कोई लेना फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे जना इससे जो मुझसे अच्छा मैं उससे अच्छा, क्या बात, और खामोश रहता हूँ कैमरे के अलावा फालतू की बात। इतने पोल्स अपार्ट पर्सनालिटी। हाँ, बात ये है। मैं बैठा हूँगा, मेरे साथ 3-3 घंटे जो है ना, मेरी टीम के लोग जो है ना खामोश बैठे रहेंगे, नहीं बोलेंगे, मैंने भी नहीं बोलना, उनको भी नहीं मैंने बोलने देना है, फालतू तो बोल ही जाओ कैमरे की हद तक खामोश तबीयत है। हाँ, अच्छा। तो इस वजह से ये आपने बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का मेरा इंटरव्यू आप बोले जी, मैं अपने तमाम अल्फाज इस गुफ्तगू को वापस लेता हूँ। और ये एक वेरी हम्बल पर्सनैलिटी जी, देखिए डाउन टू अर्थ हैं, क्या गुफ्तार है उनकी, क्या अंदाज़ बयां है। अभी आपके वो प्रोड्यूसर मुझे कह रहे थे यार, वो परसों की आपकी वो वीडियो में देख रहा था, वो नाई की दुकान पे आप जनाब अपने बाल कटवाने के लिए गए हुए थे। मेरा स्टाइल यही है, और कुछ दिखावे के लिए नहीं है, वो इस वक्त वायरल हुई है। बिल्कुल ऐसे वायरल। मैं एक अपने उधर इलाके के एक बेचारा गरीब सा जाना एक हेयर ड्रेसर है, उसने एक कुर्सी लगाई हुई है, मैं गया हूँ, बैठ गया, एक बंदे की वो कर रहा था जाना बाल,
ठीक है। मैं आराम से बैठा हूँ, बैठ के मेरी बारी आई है, उस बेचारे ने जो है ना वो अपने देसी स्टाइल में छोटा सा कमरा, उसका एक ही सीट लगी हुई है टूटी पजी सी, उस पर बैठ के मैंने अपने बाल साफ। जबरदस्त, ये भी अच्छी बात है। जो बाल आप देख रहे हैं ना, पता नहीं सोना लग रहा है या भैड़ा लग रहा है, लेकिन वो बेचारा वो गरीब से आदमी से मैंने जरा, और ये मैंने हमेशा सुने, ये दिखावे के लिए नहीं, मेरा सारा दिन यही होता है। अच्छा, ओके। खाने के लिए मैं किसी रेडी वाले के पास बैठ जाऊंगा, किसी छाबड़ी वाले के पास बैठ जाऊंगा, मेरा जनाब ड्राइवर, मेरा गार्ड, मेरा मुलाजिम मेरे साथ बैठ के खाना खाएंगे अगर कहीं पे खाना। सर ये शेख रशीद साहब भी इसी तरह ही, उनका अपना स्टाइल होगा, मेरा अपना स्टाइल। आपने कॉपी नहीं किया जी किसी को? मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना अंदाज है, और मैं बड़ा हम्बल और बड़ा पोलाइट। ये पिंडी बॉयज ऐसे ही होते हैं। इसी तो ये ना, तो एम ही लोगों को डराता है जनाब, अग्रेसिव। मैं भी कहूँ अग्रेसिव का मतलब पूछ रही थी प्लान शुरू होने से पहले, ये जरा मेरे तो फिट करना ही है ना। नहीं, वो उर्दू में इनका मतलब पूछ रही थी जारहाना। देखिए ब्रेक की गुफ्तगू आपने आउट की है। और मेरा एक असूल है कि मैं शायद मैं ना वाहिद पॉलिटिशियन हूँ पाकिस्तान का कि जो तंज़ो मज़ाक के ज़रिए से सीरियस बात कर जाता है। तो होना भी ये चाहिए। आप यकीन जाने मेरे ट्वीट के लिए मुझे डेली कम से कम 15-20 लोग ऐसे मिलते हैं फ़ोन पे, या कहते हैं यार हम तेरे ट्वीट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो तंज़ो मज़ाक से भरपूर जो है ना, जिसमें पॉलिटिक्स भी और बाकी चीज़ें भी। फिर इसी तरीके से बाकी मेरे टॉक शोज और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो मेरा एक स्टाइल बिल्कुल है, लगता है कि बड़ी कैलकुलेटेड सी वो गुफ्तगू है। बड़ा मैं तंज़ो मज़ाक के साथ जो है ना सारी कुछ खुशक नहीं हूँ। खुशक नहीं है, एब्रप्ट होता है। हाँ, एब्रप्ट ये गॉड गिफ्टेड भी है। ओके, पढ़ना लिखना भी पड़ता है। ओके, ठीक है ना। आप अगर पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, मैं अल्लाह पाक का करम है जनाब, हमने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया, कंप्यूटर साइंस में किया, बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ है। अभी भी मैं नेट के ऊपर अगर 5 घंटे का सफ़र कर रहा हूँ तो मैं नेट पे सर्च कर रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ। अब तो पिछले 15-20 साल से तो स्टाइल ही चेंज हो गया ना, लाइब्रेरीज नहीं होती अब तो, नेट के जरिए से सारा है ना, तो पढ़ना लिखना भी पड़ता है। मैं स्पेशल लतीफ़े, कहावतें और जुगते नई वो पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, उनको इम्पेक्ट करना, उनको जनाब कोलैबोरेट करना पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ। असल चीज़ तो ये है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, मैं अस्करमल कॉलेज में BSc में था, तो मास्टर इकोनॉमिक्स में फैज़ साहब होते थे, प्रोफेसर फैज़, बड़े मशहूर, फोत हो गए। हम उनसे पढ़ने जाते थे ना ट्यूशन, तो वो मैथमेटिक का फार्मूला जो है ना, न्यूमेरिकल, वो लतीफ़े सुना के जनाब हमें समझाया करते थे। मैथ्स और लतीफ़ा मैंने कम से कम पढ़ा, और जो सुन रहे होंगे जिन्होंने अस्करमल कॉलेज से मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उनको रिकॉल हो रहा होगा प्रोफेसर फैज़। मेरा स्टाइल ये है कि आप तंज़ो मज़ाक के जरिए से जब पॉलिटिकल सिचुएशन को जब आप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो पब्लिक को ज़्यादा आसानी से समझ आती है। महंगाई को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ठीक है ना, महंगाई को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? महंगाई का आपके सामने सारी सूरत हाल है। वो एक बंदा था जो ना, वो कफन चोर था जो ना, ठीक है जी, लोग बड़े परेशान थे जो ना, उन्होंने नया गोरकन रखा, वो कफन भी चोरी करता था जो ना, फिर उसके बाद बेहरुमती भी करता था जो ना उस मुर्दे की। यहाँ तो सूरत हाल अब ये है कि ये एंड पे जो ये सारे लोग आए हुए हैं, इन्होंने 1 साल में तो बेड़ा घर कर दिया ना। ये कफन चोर भी हैं, ये मुर्दों की जिसे कहते हैं ना, अच्छा, बदतहजीबी करने वाले भी हैं। अच्छा, आप किस हद तक महंगाई से मुतासर हुए अभी रमज़ान में स्पेशली? देखें, महंगाई से मुतासर होने का ये है कि हर रोज़ लड़ाई होती है। यूटिलिटी बिल्स पे किए तो जनाब बच्चों की फ़ीसें हैं, बच्चों की फ़ीसें अदा करो तो जनाब घर के अखराजात हैं। ये जो 13 पार्टियां हैं ना, जिन्होंने इस पाकिस्तान की सूरत हाल ये बना दिया है कि लोगों का जीना भी अजाब और मरना भी अजाब। पहले सिर्फ जीना अजाब होता था, अब मरना भी अजाब है। हालात मुश्किल है। बात करते हैं महंगाई के हवाले से, अगर हम बात करते हैं अभी आपकी कितनी तनख्वाह, अगर मैं पूछना चाहूँ? देखिए, मैं जब और किस उस तनख्वाह को आप पूरे महीने में किस तरह से डिवाइड करते हैं? जब हम MP या मिनिस्टर थे तो हमारी तनख्वाह तो 1,60,000 थी। ठीक है, ठीक है ना। बाकी 7 फैसिलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल ठीक है। ना आपका रिच क्लास सर्वाइव कर रही है, ना आपकी मिडिल क्लास सर्वाइव कर रही है इस वक्त, ना आपकी पुअर क्लास कर रही है। इस 1 साल के अंदर ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में अज़ाब इलाही पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की रिच क्लास, पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान की पुअर क्लास, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। हाँ, एलीट क्लास है जिसकी यदि दिहाड़ी दी कमाई है ना, लखा जाए ना हराम लाल दी, वो शायद सर्वाइव कर रहे हैं। आप एलीट में आते हैं, मिडिल में आते हैं? नहीं, हम मिडिल क्लास के हैं। हम मिडिल क्लास हैं। आपने अगर सर पेट्रोल में आपने सोचा जी आज 4,000 का डलवाते हैं, तो घर पे और किस किस जगह कट लगाया आपने? लगाना पड़ता है ना जी, अब आप क्या करें? बच्चों की पॉकेट में भी कट लगाया। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आज से 1 साल पहले 50 रुपए किलो आटा था,
आज 1 साल बाद 150 रुपये किलो है। आज से 1 साल पहले पाकिस्तान की आवाम 10 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इस्तेमाल कर रही थी। आज 10 किलो के आटे के लिए जो है ना हर रोज 2 जाने जा रहे हैं। हर चीज महंगी है, इसमें कोई शक नहीं, मेरा फिक्रा जरा दोबारा सुन लें। एक वक्त था कि 10 लाख मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड घर बैठे इज्जत एहतराम के साथ मिलता था। आज ये वक्त है कि 10 किलो का आटा, जहरीला आटा लेने के लिए हर रोज 2 जाने जा रही हैं। ये है आपका एक साल कल बात भी की सर, इसके बारे में बड़ा हमने कल बात भी की थी। ये फर्क है, ये अफसोसनाक है। मैं थोड़ा फैमिली पर आऊंगा सर, क्योंकि मैं वही सवाल करूंगा कि हम चाह रहे गैर बच्चों की पॉकेट मनी पे आपने कितना कट लगाया, महंगाई है तो ऑब्वियसली हर चीज के ऊपर कट लगता है। हर कितनी- चीज पे कट एक लगता बच्चे है। को कितनी pocket money देते खाने हैं? पीने के ऊपर भी कट लग जाता है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ रमजान 4 समोसे खाते सी अफ्तारी वाले, आप कितने खाते हैं? ਹੁਣ एक भी नहीं खाते यार, एक भी नहीं खाते। अब तो 2 दिन से मैंने मना कर दिया। मैं कहूँ बंद करो यार, ये छोटे बच्चे रोजे भी नहीं रखते थे, रोजे रखना तो ज्यादा जनाब अफ्तारी का बंदोबस्त करो जनाब। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। आपके 7 बच्चे? मेरे जनाब 2 बेटे माशाल्लाह और 5 बेटियां, और मेरी 5 बेटियां जनाब मैंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ उनके नाम रखे हुए हैं। फातिमा हसन, फिज़ा हसन, रुबाब हसन, ज़ोहरा हसन, सकीना हसन माशाल्लाह। और मेरे 7 बच्चों में से 6 बच्चों को मेरे सामने बोलने की इजाज़त नहीं है, और 7वीं जो सकीना है छोटी जो है ना, उसको मुझे उसके सामने बोलने की इजाज़त नहीं है। यानी सबसे लाडली सकीना है। हाँ, ऐसा सख्त है घर में जो बात करने की इजाजत नहीं है? नहीं, सख्ती है? मैं बड़ा नरम हूँ। अच्छा। मैंने कहा ना मैं बड़ा पोलाइट आदमी हूँ, लेकिन छोटी बेटी से मोहब्बत ज्यादा है ऑब्वियसली। अगर बेटियों से वैसे भी बहुत ज्यादा वालिद का होता है, फिर सबसे छोटी बेटी के साथ नेचुरली भी अटैचमेंट बहुत बढ़ जाती है। उसकी वो मेरी 2 वीडियोस बड़ी वायरल हुई हैं, मिलियंस में गई हुई हैं जो है ना। एक तो उसके साथ खेलते हुए आज से 2 साल पहले, और एक जो है वो टीवी चैनल है, लीडिंग टीवी चैनल, उसकी वो जो है ना एंकर है, उन्होंने मेरा एक ईद शो किया पिछले साल। तो उसमें उन्होंने ना वो मुझे तंग कर रही थी पूरे प्रोग्राम में, और मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा था। कभी वो माइक खींचती थी, कभी वो मुंह नोचती थी, कभी बाल नोचती थी, और बड़े हैरान थे यार, ना मैं डांट रहा हूँ, ना मैं उफ कर रहा हूँ, ना मैं उसको तो वो पूरी उन्होंने उसकी वीडियो बनाई, वो भी बड़ी वायरल हुई हुई। अच्छा, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा सर, अभी क्या मसरूफियात क्या हैं आजकल आपकी? देखें रमजान के हवाले से गैर सियासी मसरूफियात, एक्टिविटी, हॉबीज क्या हैं आपकी आप आजकल? जितना मर्जी कह लें, बात वहीं पे आती है कि इस वक्त की मसरूफियत ये है कि पिछले 7 दिनों से मफरूर हूँ। आज जनाब मेरी ज़मानत कंफर्म हुई है, 8वां पर्चा रिजीम चेंज ऑपरेशन के सर सदके, और हकीकी आज़ादी की जंग जो हम 1 साल से लड़ रहे हैं इमरान खान साहब की क़यादत में, और तकरीबन 120-30 पर्चे उन पे हो चुके हैं, 140 से ज़ायद, और 8वां पर्चा हमारे पे हुआ ये जुडिशल कम्प्लेक्स का। आज मेरी ज़मानत रावलपिंडी की अब जमानत पे रिहा हैं आप इस वक्त? अभी कंफर्म हो गई है, लेकिन अभी भी पुलिस बहुत से FIR जिसमें नामालूम का रख के जनाब वो गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। ये हमारी सूरत हाल। आप कहते हैं गैर सियासी हो जाए, किस तरह गैर सियासी हो जाए? सियासत में किस तरह आए? शौक था, जिस तरह आपने बताया, इतने आपने मास्टर्स भी किए हुए। सियासत में जनाब हम जब पैदा हुए थे तो इस दुनिया में आए थे तो उस वक्त हम जनाब सियासतदान थे। मेरा एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि सियासतदान जो है ना माँ के पेट से सियासतदान बन के आता है। तो मैं तो जो है ना 6th क्लास में था तो मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपने स्कूल का प्रेसिडेंट था। अच्छा। फर्स्ट ईयर में था मैं गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट था। ठीक है जी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमने बड़ी पीक की पंजाब, पाकिस्तान और पिंडी के अंदर, और आखिरी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन मार्च 89 का, वो जनाब हमने प्रॉपर उसको मैनेज किया, उसको लीड किया। गवर्नमेंट कॉलेज में हमने अपना पूरा पैनल जिताया था। फिर यूथ पॉलिटिक्स, वो हमने अल्लाह पाक के करम बड़े अच्छे तरीके से 12-13 साल की। फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो हमेशा पार्टीज भी देखी ना सर हमने। हाँ, मतलब मेरी जना जमात इस्लामी जमीयत में भी मैं रहा, फिर बीच में 4 साल काफ लीग में रहा, फिर पिछले 16-17 साल से मैं PTI में। तो जमीयत से PTI तक का सफ़र तो ठीक है, लेकिन ये सफ़र यहाँ पे अगर रुक गया? देखो मैं 16-17 साल से पार्टी में हूँ। इसका मतलब यही पार्टी है। बुरे से बुरे हालात के अंदर भी, अभी भी जो पिछला 1 साल था उसमें हमें क्या क्या तरगीब नहीं दी गई। जब पिछले साल इस वक्त रिजीम चेंज हो रही थी तो मुझे भी जनाब करोड़ों रुपए की ऑफर हुई थी कि अपना जनाब ईमान बेचो और अपनी वफादारी। आपको किसने ऑफर की थी? बस वो थे ना, तो मैंने उन्हें शटअप कॉल दी। अच्छा, ठीक है। और जनाब खड़े हैं 16-17 सालों में मारें खाई हैं, पर्चे झीले हैं, हर किस्म की कुर्बानी दी है, हमले हुए हैं,
इस सब में, इस सारे माहौल में, आपकी पॉलिटिक्स में फैमिली लाइफ मुतासर होती है? फैमिली लाइफ होती नहीं। किसने क्या पॉलिटिशियन की फैमिली लाइफ नहीं होती? ना 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 ना, ये लाइफ आपकी है, मौज कर रहे हैं जनाब, बैठे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, तनख्वाह लेती टाइम तो कार चले गए सर देखें, सात बच्चों के साथ आपकी ज़ाहिर है एक अच्छी बॉन्डिंग है, फैमिली लाइफ तो है। देखो बात ये है, सियासतदान की कोई लाइफ नहीं है। अच्छा, बीवी नाराज हो जाती है? सियासतदान की कोई लाइफ नहीं है, उससे वोटर भी नाराज रहता है, उसका सपोर्टर भी नाराज रहता है। ठीक है ना जी। इलेक्शन की पॉलिटिक्स वाला ना, मेरा अपना एक मकूला है कि उससे वो अपने बाप को भी मिलेगा ना, तो बाप कहेगा यार तेरे नैन लक्षण ठीक नहीं रहे, सुने 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 ना, तेरे नैन लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तू बड़ा बड़ा लीडर हो गया है। बेटे को मिलेगा ना, तो बेटा बाप को कहेगा अब्बा जी तुम जो है ना बंदे से पुत्र बढ़ जाओ ना, तो हालात ठीक नहीं रहे। वोटर के पास जाओगे ना, तो आपको कोई ना कोई बंदा मिलेगा जो आपको कहेगा यार हूँ तो मिलते ही नहीं हो, उठते गर्दन सरिया आ गया है। तो इलेक्शन की पॉलिटिक्स करने वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिशियन, उसने हर वक्त गिला सुनना है। ओके, घर में तयशुदा बात है, घर में भी और बाहर भी तयशुदा बात है। गिला सुनना है उसने, शादियों में जा नहीं रहे कि घर में भी गिला है, ये नहीं बता रहे, बेगम से नाराजगी चलती है। बात ऑब्वियसली ये है कि जनाब फिर गिले तो है ना जी। डोमिनेंट कौन है? पॉलिटिक्स जो है बड़ा टफ जॉब है, टफ जॉब, इतना आसान नहीं है। लोग समझते हैं ना कि पैसा आ गया हमारे मुल्क के अंदर ना, सोसाइटी में वो दौलती होते हैं, वो अरबपति करोड़पति बनते हैं, जायज़ नाजायज़ किसी तरीके से भी, फिर उनकी ख्वाहिश होती है हूँ नाज़िम बन जाइए, तो हूँ MP है तो MNA बन जाइए। वो समझो बड़ा आसान काम है, लेकिन बार मुश्किल है। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया हमारी आज की ट्रांसमिशन देखने के लिए। बहुत सारे हमें मैसेजेस भी आ रहे होते हैं और साथ साथ बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, हम कॉल्स भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली साथ साथ हमारी कोशिश होती है आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें। लेकिन जिस तरह से हमें सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स आता है उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, नए वाक़यात, नई कहानियों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ, इन सेगमेंट्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे कल। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।